हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले यूपी टेट के लिए आपके लिए साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चंस जो है वो इक्वली हेल्पफुल होने वाले हैं आपके DSSB के लिए। ठीक है, DSSB के लिए खैर मैं एक अलग से सीरीज़ अभी स्टार्ट करूँगी, है ना। कब करूँगी पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो फ़िलहाल थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं, तो इस वजह से क्लासेस जो है रेगुलर नहीं हो पा रही। जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में, इसलिए मैं वीडियोस जो है वो नहीं डाल पा रही थी रेगुलर। आज भी मैराथन प्लान की थी मैंने, ये कुछ सोचा था मैं 100 और 150 क्वेश्चन इसके अंदर डालूंगी, बट उतना मैं नहीं कर पाई। तो एक शुरुआत कह सकते हैं हम लोग कि मैराथन क्लास ये फर्स्ट मान लीजिए आप इसको, और सेकंड में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपकी यूपी टेट की ये 3-4 मैराथन्स हो जाती है उसके बाद में हम DSSB के जो पर्टिकुलर जो कंटेंट पोर्शन है आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये यूपी टेट 2013 में सेकंड पेपर में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर फ्रीडम टू लर्नर्स। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो कि अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है मतलब बच्चे की फ्रीडम की, फंक्शनिज्म बात करता है, बिहेवियरिज्म बात करता है, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है। तो ये हम सभी जानते हैं, ना संरचनावाद, ना ही आपका क्रियाशीलतावाद, ना ही आपका व्यवहारवाद आपका सबसे ज़्यादा बच्चे के हित में अगर कोई बात करता है तो वो सृजनशीलतावाद बात करता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो बच्चे के हित में बात करता है। जैसे कि प्याजे हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो कहते हैं कि बच्चे को खुद से सीखने दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बच्चे के हित में बात कौन करता है, चाइल्ड सेंटर्ड हम किसको मानते हैं, हम मानते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म को। ठीक है, चलिए यूपी टेट 2014 का आया हुआ एक क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके। ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि ये जो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं जहाँ से हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से हम DSSB के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो कौन सी बुक है वो भी मैं आप लोगों के साथ में वीडियो के एंड में या फिर आने वाली 1-2 वीडियोस में आप लोगों के साथ में मैं अलग से डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट। ठीक है, ऑल द चिल्ड्रंस आर होमोजीनियस, मतलब कि कौन सी स्टेटमेंट बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ऐसा तो देखो नहीं होता है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सब में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सम चिल्ड्रंस आर होमोजीनियस कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, या फिर सम चिल्ड्रंस आर यूनिक यानी कि कुछ बच्चे अलग होते हैं, विशिष्ट होते हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। हम अगर बाल मनोविज्ञान की बात करें, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें, तो हम इस स्टेटमेंट को मानते हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। हर बच्चा जो होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। हर हमारे अंदर जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और जो बाल मनोविज्ञान है वो इसी बारे में बात करता है कि हर बच्चे की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने गुण होते हैं, अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो हर बच्चा जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल अपने आप में यूनिक होता है। ठीक है, चलिए ये उसी का ही है एक द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। ठीक है, ये पूछा गया कि जो बाल मनोविज्ञान है उसका केंद्र कौन होता है। तो एक अच्छा टीचर होना केंद्र में होता है, चाइल्ड केंद्र में होता है, टीचिंग प्रोसेस या स्कूल। तो देखिए जहाँ तक बात आती है आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी की यानी कि बाल मनोविज्ञान की, तो यहाँ पे एक अच्छा टीचर, टीचिंग प्रोसेस और स्कूल सब बाद में आते हैं। सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है आपका बच्चा, यानी कि चाइल्ड को सेंटर में रखा जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को हम मानते हैं, बच्चे को बिल्कुल केंद्र में रखा जाता है। उसके हिसाब से अच्छा टीचर होगा, टीचिंग का प्रोसेस उसके हिसाब से होगा, स्कूल के नियम उसके हिसाब से होंगे, करिकुलम उसके हिसाब से होंगे, यानी सब कुछ जो है वो बच्चे के इर्द गिर्द जो है आपका घूमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2014 सेकंड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। सेम चीज़ है आपका, बट दूसरी तरीके से घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है एक और साल में 2014 में। द चाइल्ड, द टीचर, द गार्जियन और द एडमिनिस्ट्रेटर, यानी बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान जो है वो किसका है। तो आप सभी को मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया कि मुख्य स्थान किसका है, बालक का है। ठीक है, चलिए बच्चे को हम सेंटर में रखते हैं। स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज, चाइल्ड साइकोलॉजी का क्षेत्र क्या है ये पूछा गया है आपसे। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज ओनली। देखो सिर्फ इन्फेंसी स्टेज का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या,
चाइल्ड साइकोलॉजी में? जी नहीं। आप लोग चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या हमने सिर्फ इन्फेंसी स्टेज को पढ़ा है? तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, सॉरी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्सेप्शन पीरियड ओनली, जहाँ पे ये ओनली वर्ड है इसका मतलब कहीं ना कहीं अधूरा आंसर है आपका। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड ओनली, या फिर आपका आंसर क्या रहेगा? स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू अडोलेसेंस। बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ पे हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की, तो उसमें जो है आपकी गर्भावस्था से लेकर के, यानी कि बच्चा जब एक मदर के वुम्ब में होता है तब से लेकर के किशोरावस्था तक की स्टडी जो है वो की जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है चाइल्ड साइकोलॉजी में स्टडी होती है आपकी कॉन्सेप्शन से लेके एडोलेसेंस तक। उसके बाद में क्या आ जाती है आपकी? वो ह्यूमन साइकोलॉजी आ जाती है जब हम आगे की स्टडी करते हैं, ठीक है, अडल्टहुड और वो आगे की चीज़ें आ जाती है। इसमें हम यहाँ तक पढ़ते हैं सिर्फ कि कॉन्सेप्शन से लेकर के आपके एडोलेसेंस तक की, ठीक है। यूपी टेट फरवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, and then it lost its consciousness, it still has behavior of a kind was stated by। ये एक कथन है आपका, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? एक परिभाषा है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, और फिर अपनी चेतना का। अभी वो एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए, मतलब कि पहले माना जाता था मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का, और अब हम ये मानते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो ये जो कथन है आपका, ये किसका है? वुडवर्थ का कथन है। ये आपका एक कह सकते हैं हम कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, और यूपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है मैंने, ठीक है। रीट के लिए, एस्टेट के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मनोविज्ञान से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। ऑल टेट साइकोलॉजी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसमें अच्छे से बताया है, जैसे कि पोम्पोनोजी जो आए थे 17वीं शताब्दी में, उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है आपका? मन का विज्ञान है। फिर 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट आए, विलियम जेम्स आए, वाइस आए, जेम्स अली, इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या है आपका? चेतना का विज्ञान है, ठीक है। फिर 20वीं सदी में आपका व्यवहारवाद आया, उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो आपका क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो अभी तक हम उस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। और विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो स्थापित की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एक और कथन बहुत फेमस है आपका कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो और मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। ये व्यवहारवादी वॉटसन का कहना है। वॉटसन ये कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसको वैसा बना दूंगा बिल्कुल जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके जीन्स कैसे भी हों मैटर नहीं करता है। तो ये वॉटसन का कहना है, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे मैं कई बार बताती हूँ कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसकी वाट लगा दूंगा, कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वॉटसन ने ऐसा कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9th नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज, ये 9th नंबर वैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे 9th नंबर नहीं है। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, किसने स्थापित की थी? पहली जो आपकी साइकोलॉजी की लेबोरेटरी थी वो किसने स्थापित की थी? आपकी विलियम वुंट ने स्थापित की थी। अब इसको क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है ये? और किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने। अभी भी मैंने आपको बताया। और कहाँ पे स्थापित की थी? आपकी 1879 में की थी। पहली जो प्रयोगशाला थी लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीज़ें एक क्वेश्चंस के साथ में 3-4 क्वेश्चंस आपको मतलब करने चाहिए। हु इज़ द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फादर जो है वो कौन है, तो देखिए इसमें आपके पास में कई सारे ऑप्शंस हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? मैक्स वर्दीमर, ठीक है। मैक्स वर्दीमर को आपका फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी माना जाता है। इनके साथ में और कौन कौन थे? कोहलर का नाम हो सकता है, कॉफका का नाम हो सकता है। ये सारे क्या हैं? आपके गेस्टाल्टवादी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यूपी टेट में फैक्चुअल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव यानी कि, अब इसकी हिंदी कहाँ गई?
रहेगी लगता है ना। मतलब कहा गया कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ये पूछा गया है आपसे। तो कौन सी विधि को हम कहेंगे सबसे ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ, ये होती है आपकी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, इंट्रो का मतलब क्या हो गया आपके अंदर झांकना, और स्पेक्शन का मतलब क्या हो गया झांकना। ठीक है, तो इसका मतलब व्यक्ति जब अपने अंदर झांक कर अपने बारे में कोई चीज़ देखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन विधि कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव मेथड जो है इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2018 सेकंड पेपर में आया हुआ है यूपी टेट में, ये वेयर इज़ ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश जो है वो कहाँ स्थित है। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपको मिलते हैं ना, उस ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आप सारे करके जाना, क्योंकि यूपी टेट में इस तरीके के क्वेश्चंस भरपूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी के जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी का आपका जो मेरे चैनल पे है या बाकी कहीं पर भी आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिले उनको नोट डाउन करो और उनको ज़रूर से याद करके जाना आप। ठीक है, तो ये कहाँ पे है आपकी इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, ये इसमें कुछ वेयर इज़ ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड। ठीक है, तो 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान की इस प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुराना मेथड जो है वो साइकोलॉजी का कौन सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पुराना मेथड भी आपका क्या है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ये जो है ये कथन आपका जो है वो किसका है। ठीक है, तो ये कथन किसका है, मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये पूछा गया है आपसे। तो आपको याद रखना है ये कथन किसका है आपका, ये आपका कथन है क्रो एंड क्रो का। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है, ह्यूमन का जो बिहेवियर है और रिलेशनशिप है, यहाँ पे ह्यूमन वर्ड 2 बार आया है, ह्यूमन ह्यूमन, तो ह्यूमन एंड ह्यूमन, तो क्रो एंड क्रो, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, ह्यूमन एंड ह्यूमन, ह्यूमन का ह्यूमन से बिहेवियर जो है या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे भी क्या है, एंड के साथ में ये आपको 2 वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ह्यूमन एंड ह्यूमन है ये, तो यहाँ पे क्रो एंड क्रो है, याद रख लेना आप। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी ट्रिक से याद रह जाए बस, क्योंकि इतने सारे मनोवैज्ञानिक होते हैं, कितना याद रखेंगे, है ना। साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। हु सेड दिस, देखो फिर से आगे डेफिनेशन, मनोविज्ञान जो है वो आपका वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, ये किसने कहा है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ना जब भी आप परिभाषा को पढ़ते हो तो उसमें से कुछ ना कुछ कीवर्ड निकाल लिया करो। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये वाले कीवर्ड से हम इस मनोवैज्ञानिक को जोड़ सकते हैं। तो देखो जैसे कि इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका है वुडवर्थ। ठीक है, तो वुड आपको कहाँ मिलती है, वुड आपको मिलती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, एक एनवायरनमेंट वर्ड आया है, देखो रिलेशन टू एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। तो जहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जहाँ भी जिस भी डेफिनेशन में ये लिखा हो ना कि ये आपका व्यक्ति संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का विज्ञान है। ठीक है, वातावरण के संबंध में, तो आप क्या कहेंगे, ये वुडवर्थ की बात हो रही है, क्योंकि वुड हमें कहाँ से मिलती है, एनवायरनमेंट से मिलती है। तो इस तरीके से आप कुछ परिभाषाओं को ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं आराम से। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ये हमने पहले ही देख लिया, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्रो एंड क्रो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी एस्टैब्लिश्ड एट, फर्स्ट जो आपकी साइकोलॉजी की लैब है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, आपसे ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पे, जर्मनी के आपका लिप्जिंग शहर में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आ चुका है आपका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें। वेयर डिड विलियम जेम्स स्टार्ट हिज लेबोरेटरी। ठीक है, उन्होंने, विलियम जेम्स ने अपनी लेबोरेटरी जो थी वो कहाँ स्टार्ट की थी, तो आपको याद रखना है ये जो वर्ड है आपका मासाचुसेट्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपनी जो लेबोरेटरी थी वो स्टार्ट की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते फटाफट से हम लोग। एक ये वाला क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, ये वाला जो कथन है ये आपका किसका है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त जो है वही जीवित रहता है। इस
जो आपका जो सिद्धांत है, इसमें मोटा मोटा सा आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने इस बारे में बात की है कि जो जैसे कि बहुत जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं तो वो कम इंटेलिजेंट लोगों पे रूल करते हैं, ठीक है, या फिर जिनके पास में बहुत पैसा होता है वो कम पैसे वाले लोगों पे रूल करते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जो सर्वाधिक उपयुक्त होता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब फिटेस्ट होता है सोसाइटी में, वही सबसे ज़्यादा क्या रहता है, ज़्यादा टाइम तक आपका सर्वाइवल कर पाता है। तो ये कथन किसका है आपका, ये आपका डार्विन का है। याद रखने के लिए आप ये कह सकते हो कि जो डरा के रखता है वो ज़्यादा टाइम तक जीवित रह सकता है, या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को आप डर से लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप किसी भी तरीके से लिंक करके याद कर सकते हो इसको, क्योंकि दुनिया भर की परिभाषाएं याद रखनी है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से शुरू हो गया। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। क्या बोला गया है, वंशानुक्रम जो है माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। बात तो कहीं ना कहीं ठीक लग रही है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट, ये भी कहीं ना कहीं बात ठीक लग रही है कि जो आपका डेवलपमेंट है, विकास जो है, वो प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। हेरिडिटी इज द सब्लिमेशन ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट, ठीक है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो आपका थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई वंशानुक्रम जो है वो व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो आपकी हेरिडिटी होती है, आपकी जो हेरिडिटी होती है उसका सब्लिमेशन नहीं हो सकता, उसका शोधन नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिक्स होती है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो एक स्टैटिक फैक्टर है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो कथन है आपका वो नॉट ट्रू हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्या है आपका, इंटेलिजेंस इज ट्रांसमिटेड इन फ्यूचर जनरेशन, द फंक्शन ऑफ डैश इज टू क्रिएट कंड्यूसिव सिचुएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इनेट एबिलिटी, यानी मनुष्य की बुद्धि जो है वो आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई जो बुद्धि होती है वो तो आपको आपकी जनरेशन से मिल जाती है, भाई माता पिता से आपको बुद्धि मिल गई, आपके माता पिता को आपके दादा दादी से बुद्धि मिल गई, ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स के थ्रू आपके अंदर जो है वो ट्रांसमिटेड हो रही है, ठीक है। लेकिन उसको क्या करना है आपको, जन्म योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण कौन करेगा, भाई बुद्धिमान माता पिता ने आपको पैदा कर दिया बुद्धिमान, लेकिन आप रहने लगे मूर्खों के साथ में, तो कैसे होगा बताओ। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि बुद्धि नाम का जो एक चीज़ है आपको, वो आपको आपके जीन्स के थ्रू मिल गया, लेकिन उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उपयुक्त परिस्थितियों में, वो आपको एनवायरनमेंट में बनाया जा सकता है। आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तब आपकी बुद्धि जो है वो वहाँ पर काम आएगी। अगर आप बुद्धिमान हैं लेकिन आपकी संगत मूर्खों वाली है, या फिर मतलब आप किसी ऐसी संगत में पड़ गए जहाँ पे बुद्धि का कोई काम नहीं है, तो क्या होगा, वो जो जीन्स है आपके वो भी कोई काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से ही है आपका, द सिचुएशन यूजुअली कॉज्ड बाय अ फेलियर ऑफ मदर्स 21st क्रोमोसोम पेयर टू सेपरेट इज नॉन एज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको सभी को पता है कि 21 जो होते हैं वो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं आपके, सॉरी, तो आपको क्या पता है 23 जो होते हैं वो जोड़े होते हैं आपके, ठीक है। सामान्यतः जो आपका मनुष्य का शरीर होता है उसके अंदर में 23 जोड़े होते हैं, यानी कि अगर हम उन्हें जोड़ों में बात करें, हम उन्हें पेयर्स में बात करें तो कितने होते हैं आपके, 23 होते हैं, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बॉडी में एक जो है वो एक एक्स्ट्रा जो पेयर है वो बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। जो एक एक्स्ट्रा पेयर बनता है तो क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो बढ़ करके फिर क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। जो 21st क्रोमोसोम पेयर टू सेपरेट इज नॉन एज, क्या कहते हैं इसको, हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है आपका पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ये आपका फरवरी 2016 में सेकंड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। डैश इज द सम टोटल ऑफ इनेट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि डैश जो है वो जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। तो क्या होती है आपकी जो हेरिडिटी होती है वो क्या होती है आपकी, क्या होती है, योगफल होती है आपके
जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का। ये एक्चुअली एक डेफिनेशन है जो कि VN झा ने दी है आपकी। तो इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है जब आपसे पूछा जाए हेरिडिटी इज अ सम टोटल ऑफ इन 8 पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप क्या कहेंगे? डेफिनेशन किसकी है? VN झा की दी हुई डेफिनेशन है आपकी ये, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डेफिनेशन नहीं पूछी आपसे, एक फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस मैं लेकर आ पाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा रख पाऊँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।